नई नेट मीटरिंग पॉलिसी में क्या ऐसी चीज़ें, कौन सी ऐसी चेंजेस आने जा रही हैं जिस वजह से हर बंदा इस वक्त परेशान है? पाकिस्तान का जो पावर का निज़ाम है उसको डर लगा हुआ है, वो डर के सहमे हुए बैठे हुए हैं कि यार ये सोलर हमारे साथ क्या कर देगा। हाँ। इसमें जितनी भी चेंजेस है ना, सारी की सारी सिर्फ पावर सेक्टर ने या पावर डिवीजन ने अपनी कन्वीनियंस देखी है। जो कस्टमर के फायदे की चीज़ें हैं ना, उसके ऊपर कोई खास वो नहीं किया। सोलर इंडस्ट्री का जो मैग्नीट्यूड है आगे कितना जा सकता है या बस ठीक है वाइंड अप हो गई इंडस्ट्री? 40 गीगावाट पे आप अगर 10% to 15% और लगा लें तो वो 4 से 6 गीगावाट वहाँ से भी हर साल आने। ये मैं बात कर रहा हूँ विदाउट कोई मेजर फर्दर चेंजेस। आगे 4-5 सालों में ये 8, 10, 12, 15, 20 गीगावाट की मार्केट होगी। ये पावर सेक्टर की कंप्लेन आ रही होती है कि हम सोलर की वजह से नुकसान उठा रहे हैं। नुकसान क्यों उठा रहे हो? ये इलेक्ट्रिसिटी लेके उन जगह भेजो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा रहे। तो वो है जो गवर्नमेंट अभी करना चाहती है, जो कहते हैं कि इसको नेट मीटरिंग की पॉलिसी को इस तरह चेंज कर दो कि इस पे किसी का भी जीरो बिल ना हो सके। बिलिंग के जो 2 काउंटर्स बनेंगे, हाँ। आपने इंपोर्ट कर लिया, उसका अलग बिल जनरेट हो गया, एक्सपोर्ट किया अलग बिल जनरेट। अगर बिल जीरो करना है तो 1:5 की रेशियो, 1:5। आपने अगर 1000 यूनिट उनसे ले लिए तो आपको उनको 5000 यूनिट देने हैं ताकि आपका बिल जो है वो निगेट हो सके। लेस्को या जो डिस्कोज हैं हमारे, वो चाहते हैं कि उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो ये होना चाहिए कि हम एक चीज़ 100 रुपये की खरीदें तो हम उसको आगे 500 रुपये की बेच सकें। वो 1:5 का जो रेशियो लेके आना चाहते हैं। तो एक आम कस्टमर वो भी ये कहेगा कि मैं 5 यूनिट दे के 1 यूनिट लेने के बजाय ऐसा ना करूँ कि मैं 5 यूनिट में से चलो 3 यूनिट अपनी बैटरी में डाल लेता हूँ, जितनी की मेरी कैपेसिटी है बैटरी खरीदने की उतनी बैटरी खरीद लेता हूँ। 3 यूनिट में बैटरी में डाल देता हूँ, कम से कम वो मुझे 3 के 3 वापस तो कर देगी। एग्जैक्टली। यानी ये क्या बात हुई कि जब तक जी वो सरकारी जो साहब हैं वो जब तक आके बैठेंगे नहीं अपनी कुर्सी पे और देखेंगे नहीं और उसको एक एक चीज़ को देखेंगे और पढ़ेंगे, और अब अगर वो 10 दिन लगा दें, वो 15 दिन लगा दें। ऐसा होता है कि हमारे यहाँ आप किसी डिवीजन में जाते हैं, नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो जी SDO साहब नहीं आ रहे। बजाय इसके कि इंडस्ट्री को सब्सिडाइज कर दें, सरप्लस एनर्जी आपके पास है, एनर्जी को अच्छे जो रेट्स पे इंडस्ट्री को दिया जाए ताकि इंडस्ट्री सोलर की तरफ ना जाए, अडॉप्शन ना करे, डिप्लॉयमेंट ना करे सोलर की, वो एक उसका नया प्लांट एस्टेब्लिश कर ले। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे जो बगैर सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा क्वालिटी कंटेंट आपको रेगुलर इंटरवल्स पे मिलता रहे। पाकिस्तान की सोलर इंडस्ट्री ने बहुत नशेबो फराज देखे हैं। कभी इंपोर्ट के मसले आ रहे हैं, कभी रेगुलेशन चेंज हो रही हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। जो सोलर इंस्टॉलर्स हैं, सोलर वेंडर्स हैं, सोलर कंपनीज़ हैं, पहले भी बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार थे और लड़ते आए हैं। और इस दफ़ा 2025 में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हुई हैं जिसमें मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डीरेल हुई है। लेकिन जो सोलर कंपनीज़ एग्जिस्टेंस में है, बिजनेस कर रही हैं, वो आज भी फ़ाइट करती जा रही हैं। आज की इस फाइट के दौरान जो इसके मुहर्रिकात थे उन पर डिस्कस करने के लिए मैंने अपने ऑफिस में मदऊ किया है पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन वकास मूसा साहब। ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन and one of the finest personalities and finest human being in the solar industry. वेलकम वकास साहब, आपका बहुत शुक्रिया आज आप आए, आपने हमें टाइम दिया। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, थैंक यू सलमान, आपने बुलाया है, बड़ी खुशी हुई आपके पास आके और माशाल्लाह आपका सेटअप देख के, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट डिस्कशन। थैंक यू सो मच। अच्छा, माइंड यू वकास साहब जो हैं इनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरेबिया में भी ये रह चुके हैं, लम्स के ग्रेजुएट हैं और वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड वेरी वेल लर्नड पर्सन। तो आई गेस ही इज़ द राइट पर्सन टू टॉक टू। आजकल के जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं मार्केट में, जो इंडस्ट्री में नेट मीटरिंग की बहुत सारी अफवाहें आई हुई हैं, आज हम आप सब लोगों के उबाम दूर करने वाले हैं क्योंकि वकास आपके पास बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन है जो ये सारी प्रॉब्लम्स का हल दे सकती हैं। वकास साहब, पहले तो मुझे बताइएगा कि हमारी मैग्नीट्यूड जो मार्केट का है उससे बात करते हैं शुरू, फिर हम नेट मीटरिंग पॉलिसीज़ पर भी आते हैं। सोलर इंडस्ट्री का जो मैग्नीट्यूड है पिछले 8-10 साल से बिज़नेस में है और बहुत ज़्यादा बिज़नेस जो है वो सोलर का हुआ है। तो मैग्नीट्यूड आपको क्या लगता है कि आगे कितना जा सकता है या बस ठीक है वाइंड अप हो गई इंडस्ट्री? अब बड़ा अच्छा सवाल है आपका ये। देखें, बेसिकली पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में जो टॉप मार्केट्स हैं ना, मैं कहूँगा कि 10 टॉप मार्केट्स या चलें 20 टॉप मार्केट्स टॉप दुनिया की जो हैं उसमें पाकिस्तान का शुमार होता है सोलर में। हमने 40 गीगावाट्स एट मिनिमम, मुख्तलिफ स्टेटिस्टिक्स को देखते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 40 गीगावाट्स के आसपास हम पिछले साल तक इंपोर्ट करके लगा चुके थे और इस साल उसमें एडिशन ही हुआ है। तो 40 गीगावाट से ऊपर की मार्केट है। इसको अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में देखते हैं तो जो एक डिफरेंस है ना अस वर्सेस अदर मार्केट्स, यानी पाकिस्तान की मार्केट और दूसरी मार्केट्स को देखते हैं, पाकिस्तान में ये तमाम का तमाम जो इंस्टॉलेशन है ये डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि आम बंदे ने लगाया है, फैक्ट्री ओनर ने लगाया है, घर वाले ने लगाया है, फार्मर ने लगाया है, किसी दुकानदार ने लगाया है। तो जबकि दूसरे मुल्कों में, ममालिक में ज़्यादातर जो है ये हुआ है एज अ IPP बेस्ड या यूटिलिटी बेस्ड लार्ज साइज प्रोजेक्ट्स।
तो उस लिहाज से पाकिस्तान की मार्केट बड़ी यूनिक है और इसकी वजह से दुनिया वालों की भी पाकिस्तान पे नजरें हैं। नहीं हम जब पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन इंटरेक्ट करते हैं दूसरी एसोसिएशन से या कहीं ना कहीं वो होता है तो वो हमेशा कहते हैं, ओ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, आओ आप बताओ भाई व्हाट आर यू डूइंग ओवर देयर, व्हाट्स द ग्रेट सोलर रश, द सोलर बूम, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो अच्छी चीज़ है, ज़ाहिर है आपको खुशी होती है क्योंकि आप एक ऐसी जगह से बिलोंग, यानी आप जब लोगों के सामने बैठे होते हैं और वो आपको आपकी अचीवमेंट्स पे पूछ रहे होते हैं, ज़ाहिर हमने तो नहीं किया है सारा कुछ, सबने मिलके किया है, लेकिन एक आपको फीलिंग होती है अच्छी। तो इसको अगर देखें तो पाकिस्तान की मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ी पोजीशन पे है। अच्छा, अब सवाल ये है, आपने जो सवाल पूछा कि आगे क्या होगा, तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि देखिए 40 गीगावाट हम लगा चुके हैं। आप अगर एक एवरेज रिप्लेसमेंट रेट 10% का ले लें, यानी 10 साल में एक दफ़ा बंदे ने रिप्लेस करना है। कुछ ज़ाहिर सिस्टम ज़्यादा चलते हैं, कुछ कम भी चलते हैं, लेकिन होता ये है कि किसी ना किसी वजह से रिप्लेसमेंट आ जाती है, कभी कुछ डैमेज की वजह से अल्लाह ना करे नुकसान हो जाता है, फिर बोर होकर बंदा कहता है मैंने नया लगा लेना है। ज़ाहिर है 2 से 3 साल में आपने पैसे तो रिकवर कर लिए हैं। अब मेरे घर पे जो सिस्टम लगा हुआ है उसको 10 साल हो गए हैं तकरीबन। उसमें प्लेटें लगी हुई हैं 295 और फिर इसके बाद अपग्रेड किया था बीच में तो 450 की कुछ एक्सटेंशन हुई थी। अब वो पुरानी हो गई। अब मैं जब कस्टमर को 600-700 की बात कर रहे होते तो मेरा भी दिल चाहता है यार नेक्स्ट जो अपग्रेड आएगी ना तो वो मैंने ले लेनी है। प्लस इन्वर्टर्स भी, वो पहले IP21 थे, अब 65 इन्वर्टर्स भी हाँ बिल्कुल चेंज हो गया है, तो वो जो है ना उसके साथ साथ आपकी चीज़ें चेंज होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 40 गीगावाट की बात करते हैं और उसको कहते हैं सिर्फ 10% एक रिप्लेसमेंट रेट लेते हैं, वो आप 1 in 10 ईयर्स के बजाय 1 in 12, 1 in 8 करके देख सकते हैं। बट द नंबर इज देयर कि 40 गीगावाट पे आप अगर सिर्फ 10% भी लगाते हैं तो दैट्स 4 गीगावाट, यानी 4 गीगावाट की मार्केट तो हमारी है ही है विदाउट डूइंग एनीथिंग। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान में माशाल्लाह ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, साथ साथ जो पिछली जनरेशन है वो अपने घर बनाना शुरू कर रही है, घर बन रहे हैं, लोग अपने कारोबार में एक्सपेंशन कर रहे हैं या नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके साथ साथ एक ग्रोथ है। उसमें आप एक 10% to 15% और लगा लें तो वो 4 से 6 गीगावाट वहाँ से भी हर साल आने, ये मैं बात कर रहा हूँ विदाउट कोई मेजर फर्दर चेंजेस। इसके अलावा अगर आप ईवी की साइड को देखें और ईवी से जो डिमांड आएगी एकदम से ग्रिड के ऊपर जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो तो एक अलग सेपरेट चीज़ है। तो इवन अगर मैं इनको नहीं रखता तो 8 से 10 गीगावाट की मार्केट पाकिस्तान की अभी भी हर साल, और बल्कि मेरा ख्याल है कि आगे 4-5 सालों में ये 8, 10, 12, 15, 20 गीगावाट की मार्केट होगी एटलीस्ट। तो उस नंबर को अगर देखते हैं तो ये माशाल्लाह अभी भी दुनिया के बहुत से ममालिक से बड़ा है। तो यानी मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में सोलर की इंडस्ट्री, ये वाला साल जो 2025 का साल है ये थोड़ा स्लो गया है, मुख्तलिफ वजूहत हैं, इकॉनमी, इसके अलावा कुछ ओवर सप्लाई आई हुई थी, कुछ सर्कमस्टांसेस इस तरह के थे। लेकिन अगर इस साल को आगे आप प्रोजेक्ट करें तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई बहुत खातिर ख्वाह यानी कोई ऐसा डैम्पनेस आ गई है या मार्केट में जो है ना जिसको कहते हैं कि मार्केट बैठ गई है, ऐसा नहीं है। ये मार्केट चलेगी और चलती रहेगी और इंशाल्लाह इसमें काफ़ी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ज़ाहिर है इस वक्त अगर हम देखते हैं तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि शायद लेकिन वो हर मार्केट का एक हिस्सा है। जब मार्केट बूम में होती है, रियल इस्टेट में जैसे देखते हैं बूम में होते हैं तो हर बंदा आ जाता है, फिर जैसे जैसे स्टेबलाइज होती है तो कुछ वो दूसरे कामों की तरफ निकल जाते हैं, किसी और चीज़ पे हो जाता है। तो इसी तरह सोलर में भी होगा। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो आए थे, उन्होंने ट्राई किया, हो सकता है उनको ना मज़ा आया, वो छोड़ दें मार्केट, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि बैठे हुए हैं अभी तक और वो आगे भी इंशाल्लाह 5, 10, 15 साल होंगे। हो सकता है कुछ और प्लेयर्स भी आएंगे मार्केट में। तो डेफिनेटली एक ओवरऑल पॉजिटिव ही देखते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल द चेंजेस जो नज़र आ रहे हैं। आई थिंक उस पर अभी हम बात भी करेंगे नेट मीटरिंग के ऊपर। अच्छा, ये वकास भाई एक बड़ा की पॉइंट आपने हाईलाइट किया ईवीज़ का, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन व्हेन वी ट्रैवल वी लुक अराउंड, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रिक। आपके हाउस होल्ड से लेके आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स, आपकी जितनी कमोडिटीज अप्लायंसेज हैं दे आर ऑल गोइंग इलेक्ट्रिक। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सोलर एनर्जी जो है उसका ईवीज़ की सपोर्ट के लिए कितना बड़ा रोल हो सकता है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर तो ईवी की बात करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, आपकी कार बैटरीज अगर कोई एक लेट जस्ट एक गाड़ी की बैटरी 50 किलोवाट आवर की है, तो अगर कोई हाउस होल्ड उसको चार्ज करता है तो वो अपने हाउस होल्ड की बिजली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा होगा। तो इस इफेक्ट से जो सोलर का मैग्नीट्यूड है मेरे ख्याल से तो बढ़ना चाहिए। आपका क्या टेक? बिल्कुल 100% ये डेफिनेटली बढ़ेगा, बिकॉज एग्जैक्टली जिस तरह से आपने कहा है ना कि जो ईवी है। अच्छा, पहले तो हम बात करते हैं ईवी का एक थोड़ा सा डेफिनेशन। हम जब ईवी की बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में व्हीकल के मतलब होता है 4 पहिए। एग्जैक्टली। लेकिन एक्चुअल जो पाकिस्तान में रेवोल्यूशन आनी है वो है 2 व्हीलर में और 3 व्हीलर में। क्योंकि पाकिस्तान में मैं कहीं पढ़ रहा था, ये स्टेटिस्टिक्स देख सकते हैं या हमारे व्यूअर्स भी जो है वो उसको सर्च कर सकते हैं कि पाकिस्तान में गालिबन 50 to 60% ऑफ पेट्रोल जो हमारे पास आता है, क्योंकि पेट्रोल करते तो हम इम्पोर्ट ही हैं, तो 50 to 60% जो इम्पोर्ट होता है वो मोटरसाइकिलों और रिक्शों में जाता है। और ये अगर आप किसी भी मार्केट में चले जाएं या किसी भी बड़े सिग्नल पे चले जाएं और आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो चंद गाड़ियाँ होंगी, बाकी हर तरफ मोटरसाइकिल्स होंगी। तो उसमें कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है।
और अगर आप रूरल एरियाज़ में जाएँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो अब जैसे जैसे ये जब ईवी में कन्वर्ट होते जाएंगे, बैटरी बेस्ड में कन्वर्ट होते जाएंगे, तो इनकी चार्जिंग होनी है, और इनकी चार्जिंग होनी तो पावर से ही है। और वो पावर जो है वो कहाँ से आएगी, तो उसमें अगर ये घरों में चार्ज होगा या बहुत सारी जगहों पे चार्ज होगा, तो जो चार्जिंग पॉइंट है उसमें ऑप्शन है कि या तो ग्रिड से चार्ज कर लो या सोलर से चार्ज कर लो, क्योंकि सोलर जो है वो बनिस्बतन कॉस्ट कम है। तो डेफिनेटली सोलर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इसकी चार्जिंग की रिक्वायरमेंट्स में। अब अगर हम 4 व्हीलर की बात करते हैं जो कि घरों में चार्ज होते हैं, और आमतौर पे 4 व्हीलर रात के टाइम पे घरों में चार्ज होंगे, जो ज़्यादातर कॉमन जो उसका ट्रेंड होगा, जिस तरह हमारे मोबाइल्स चार्ज होते हैं घरों में रात के टाइम पे, तो इसी तरह ये जो गाड़ियाँ होंगी या इवन मोटरसाइकिलें होंगी जो कि घरों में चार्ज हो रही होंगी, तो उसमें तो बहुत ही आसान है उसको सोलर विद बैटरी सिस्टम्स के थ्रू, या डे टाइम में चार्ज हो रहे हैं तो डायरेक्ट सोलर के थ्रू चार्ज करना। और उस वक्त डेफिनेटली अगर एक होम ओनर है, उसने लेट से 6 किलोवाट या 8 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है, 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है, और वो अभी उसके घर की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, लेकिन जब उसी रिक्वायरमेंट से एक आपने 50 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक जो गाड़ी का है, और लेट से आप उसको हर तीसरे दिन में चार्ज करते हैं, हर चौथे दिन में चार्ज करते हैं, तो आपकी रोज़ की जो है वो 12, 13, 14, 15 यूनिट्स की जो है ना एक इंक्रीज़ हो जाती है कंजम्पशन की। यानी आपका अगर एवरेज बिल जो है, या आपकी जो किलोवाट आवर की कंजम्पशन है वो 1200 किलोवाट आवर थी उस घर की, 1000 किलोवाट आवर थी, तो वो बढ़ के 1400 या 1500 पे आ जाएगी। तो डेफिनेटली वो 400-500 यूनिट एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। अब वो एक्स्ट्रा जो है आप वापडा से ले लें, या डिस्को से ले लें, लेस्को से, या जिधर भी आप भेज रहे हैं, या आप उसको सोलर के थ्रू करें, तो ऑब्वियसली आप अगर सोलर के थ्रू करेंगे तो फिर तो वो नो ब्रेनर है, फिर तो आपको फ्री पड़ रहा है लिटरली, उसका जनरेटिंग सिस्टम तो आपको लगा हुआ है। तो ये एक मैसिव सोर्स ऑफ इंक्रीज़ है, सोलर की भी डिमांड इससे बढ़ेगी और इलेक्ट्रिसिटी की भी डिमांड बढ़ेगी। बल्कि इनफैक्ट हम जो मैसेज दे रहे हैं ग्रिड को भी, जो मैसेज दे रहे हैं, यानी ग्रिड की जब बात करते हैं, अब आप देख ही रहे हैं कि आजकल ये नेट मीटरिंग, सोलर पे GST, इस वक्त जो पाकिस्तान का जो पावर का निज़ाम है उसको डर लगा हुआ है, वो डर के सहमे हुए बैठे हुए हैं कि यार ये सोलर हमारे साथ क्या कर देगा। हम उनको ये समझा रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल डरने की बात नहीं है, सोलर तो पावर सिस्टम के साथ है। यूटिलिटी सेक्टर जो हमारा है, जो यूटिलिटीज़ हैं, उनको फील हो रहा है कि शायद डिमांड चली जाएगी और सोलर की वजह से जो है ना कस्टमर्स लूज हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, नेचुरल ग्रोथ आ रही है। पाकिस्तान में तो इस वक्त भी जो यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ही लो है, यानी हमारी जो टिपिकल एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो दुनिया की यानी कम तरीन में से है। ग्लोबल एवरेज से हम ग्लोबल एवरेज मेरा ख्याल है 3000 यूनिट्स पर पर्सन पर ईयर है, जबकि हम जो है तकरीबन 600-700 पे हैं, तो 5 गुना कम है हम ग्लोबल एवरेज से। यानी हमारे पास तो अभी बहुत पोटेंशियल है इलेक्ट्रिसिटी यूजेज इंक्रीज़ करने का, तो वो तो एक पॉजिटिव चीज़ है। इसके अलावा अभी इसमें ईवीज़ का इफेक्ट नहीं आया। तो ये जिस तरह से आपने सवाल पूछा कि ईवीज़ जब आएंगी तो उससे ग्रिड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ग्रिड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो आप पावर सोलर से बिल्कुल ले सकते हैं, और सोलर से लेंगे तो बेहतर होगा। तो इसमें अभी काफ़ी पोटेंशियल है कि इसको फर्दर एक्सपेंड किया जा सकता है इसके ऊपर, और डेफिनेटली ये नज़र आएगा अगले चंद सालों में, ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट जिसके लिए आजकल हर बंदा बड़ा उतावला हो रहा है कि किसी तरह मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए, सोलर नेट मीटरिंग। ये बड़ा हॉट टॉपिक रहा है सिंस इट्स बिगिनिंग। सोलर नेट मीटरिंग की वजह से जो है इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एक वो बूम नज़र आया। मेरे ख्याल से सोलर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नेट मीटरिंग का ज़रूर था, जिस वजह से आपके हर हाउस होल्ड पे इंडस्ट्री पे सोलर सिस्टम लगा। एक्सेस एनर्जी जो है एक्सपोर्ट होती थी, यूनिट के बदले यूनिट होता था। वकास साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि नई नेट मीटरिंग पॉलिसी में क्या ऐसी चीज़ें, कौन सी ऐसी चेंजेस आने जा रही हैं जिस वजह से हर बंदा इस वक्त परेशान है? अच्छा, नेट मीटरिंग को मैं अगर एक स्टेप थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, देखिए नेट मीटरिंग जो है ना वो एक वक्त तक सोलर के लिए बहुत ज़रूरी थी, अभी भी, बल्कि मैं कहूँगा कि सोलर का एक पार्ट एंड पार्सल है। नेट मीटरिंग में देखिए सूरज सुबह में होता है, हमारी कंजम्पशन 24 घंटे में होती है, बल्कि अक्सर शाम को ज़्यादा होती है। खासकर घरों की बात करते हैं तो सेकंड हाफ ऑफ द डे में ज़्यादा होती है, जब लोग घरों पे वापस आते हैं, लाइटें ऑन हो जाती हैं, टीवी चलना शुरू हो जाते हैं, एसी चलना शुरू हो जाते हैं, खाने पीने पे बैठे होते हैं, रात को सोने जाते हैं, इस तरह से। तो तमाम घरों में इसीलिए हमारे जो पीक आवर्स हैं पाकिस्तान के वो शाम के टाइम के हैं। तो ये जो एक जो डाइकॉटमी है कि जो प्रोडक्शन है वो दिन के टाइम पे हो रही होती है और जो कंजम्पशन है वो 24 आवर्स होती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि दिन के टाइम पे प्रोड्यूस करके आप उसको कहीं ना कहीं स्टोर करें और फिर उसको शाम में इस्तेमाल करें। तो नेट मीटरिंग जो है वो एक तरह से
जिसमें वापडा जो है वो आपके लिए बैटरी बनने को तैयार हो जाता है। वापडा कहता है सुबह के टाइम पे मुझे दे दो और शाम के टाइम पे जो है मुझसे वापस ले लो। अच्छा, ये एक विन विन सिचुएशन है। विन विन इसलिए है क्योंकि जो सारिफ है, जो कंज्यूमर है, उसको तो फ़ायदा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि उसका दिन के टाइम पे जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है वो भेज रहा है और शाम के टाइम पे उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट करवा रहा है किसी ना किसी तरह से। पहले 1-to-1 होता है और फिर जो 1-to-1 के बाद बच जाते हैं वो फिर आप उसको करंट पॉलिसी के तहत जो एनर्जी पावर परचेज प्राइस है उसके तहत आप उसको लेते हैं, जो कि तकरीबन आजकल 27 रुपए के करीब बन रही है जो एक्स्ट्रा वाला होता है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। इससे सारिफ को भी फ़ायदा होता है और वापडा को भी फ़ायदा होता है। अब वो जब हिसाब किताब करने बैठते हैं, जब वो आजकल जो चीखो पुकार किया हुआ है उन्होंने कि हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, ये वो इस तरह करके बात कर रहे हैं, तो वो कुछ एग्जैजरेशन करते हैं, लेकिन एट द एंड उनको भी फ़ायदा होता है क्योंकि अगर तो एक सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो उस सप्लाई को अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो उससे डेफिनेटली फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। कीपिंग इन माइंड जो मैंने अभी बात कही कि पाकिस्तान में पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अभी भी बहुत कम है, यानी इस वक्त भी आप लाहौर के, मेरा ख्याल है लाहौर से 1 घंटा बाहर निकलें तो आपको ऐसे एरियाज़ मिल जाएंगे जहाँ पे, बल्कि घंटा भी शायद नहीं, कहीं तो आधे पौने घंटे में आप पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपको ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ आज भी 12-12 घंटे 10-10 घंटे लोड शेडिंग है और गर्मियों में तो ये 18 घंटे 20 घंटे पे पहुँच जाएगी। कल परसों मुख्तलिफ जगहों पे मैं कहीं गया हुआ था तो वहाँ पे जो है वो लाइट 1 घंटे के लिए नहीं है, कोई मसले मसाइल हैं या शॉर्टेज हो रही है। तो द फैक्ट कि एक तरफ आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी दिन के टाइम पे आपको मिल रही है और दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जो कि उसी डिस्को की रेंज में है जिसमें अभी तक पावर नहीं आ रही या कम आ रही है, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि इस टाइम पे वो वापडा जो है वो कंप्लेन, या जो लेस्को है उसकी तरफ से कंप्लेन आ रही होती है, पावर सेक्टर की कंप्लेन आ रही होती है कि हम सोलर की वजह से नुकसान उठा रहे हैं। भाई नुकसान क्यों उठा रहे हो? ये इलेक्ट्रिसिटी लेके उन जगह भेजो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा रहे, तो तुम्हें फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये एक विन विन सिचुएशन है जो करंट पॉलिसी बनी हुई है। अच्छा, ऑब्वियसली देखिए टाइम के साथ साथ पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें अगर हम इस सवाल को थोड़ा और आगे लेके जाएं, आप समझ लें कि इस प्रॉब्लम को पहले तो हमें एक्सेप्ट करना है कि ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि दिन के टाइम पे पावर आती है या दिन के टाइम पे सोलर के पावर की अवेलेबिलिटी है और कंजम्पशन हमें शाम के टाइम पे चाहिए। तो उसके लिए डिस्कोस के लिए या जो ग्रिड है उसके लिए एक चैलेंज होता है ये चीज़ करना। तो इस चैलेंज को अगर हम लेके आगे जाते हैं तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो वो है जो गवर्नमेंट अभी करना चाहती है, जो कहते हैं कि इसको नेट मीटरिंग की पॉलिसी को इस तरह चेंज कर दो कि इस पे किसी का भी जीरो बिल ना हो सके। यानी अगर आप इस पॉलिसी को पूरा देखें ना तो उसका मकसद यही है कि वो जो जीरो बिल का कॉन्सेप्ट है वो ये ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छा, तो एक जो पॉलिसी का मेन जो नज़र आ रहा है वो ये है कि 1-to-1 को ख़त्म करना चाहते हैं। तो 1-to-1 तो ख़त्म हो रहा है ये जो नई पॉलिसी है उसके अंदर। इसके अलावा जो आपको कॉम्पनसेट कर रहे हैं, तो अभी करंट जो पॉलिसी है उसमें यह है कि जो 1-to-1 के बाद जो बचते हैं यूनिट्स, उनको वो एक्सचेंज करते हैं पावर परचेज प्राइस पे, जो कि 27 रुपये के करीब आती है। तो अब जो नई पॉलिसी आई है उसमें वो ये कर रहे हैं कि जो कस्टमर्स, पुराने कस्टमर्स हैं, उनको ये 27 रुपये पे ले जाएंगे, यानी 1-to-1 उनका भी खत्म हो जाएगा, उनके सारे यूनिट 27 रुपये पे एक्सचेंज होंगे। यानी जितने भी यूनिट्स आपने एक्सपोर्ट किए कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, सारे के सारे 27 रुपये पे आपको क्रेडिट हो जाएंगे। और जो न्यू कस्टमर्स हैं उनके साथ, शायद मैं वर्ड अगर यूज़ करूँ ज़्यादती तो ये गलत ना होगा, कि वो जो जिसको इसको जिस तरह लेके जा रहे हैं वो इसको 10 रुपये पे ले जाएंगे, जिसको जो इनकी जो पावर सेक्टर में जो इसकी टर्मिनोलॉजी है उसमें इसको कहते हैं एनर्जी प्राइस। तो एक एनर्जी परचेज प्राइस होती है, एक पावर परचेज प्राइस होती है। तो वापडा जिस रेट पे एनर्जी परचेज करता है दूसरे सोर्सेज से, जो IPPs हैं उनसे, क्योंकि 10 रुपये पे एनर्जी प्राइस होती है और उसमें फिर ट्रांसमिशन कॉस्ट मिला के वो पावर प्राइस बन जाती है, तो वो 10 से 12 रुपये के दरमियान होती है और 27 रुपये जो है ना तकरीबन वो वापडा की कॉस्ट है। तो वापडा चाहता है या वापडा नहीं कहना चाहिए, जो पावर सेक्टर है, पावर मिनिस्ट्री है, जो वो चाहते हैं कि ये जो हमारी सोलर के कंज्यूमर से परचेज़ हो रही है वो 10 से 12 रुपये पे परचेज़ हो। और उनका कहना ये है क्योंकि मैं IPP से इतने का परचेज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे कंज्यूमर से भी, सारिफ से भी इतने का ही परचेज़ करना है, क्योंकि वो जब वो दे सकते हैं तो वो दे सकते हैं। तो अब ये क्यों ज़्यादती है? ये ज़्यादती इसलिए है क्योंकि आप अगर IPP की बात करते हैं तो IPP के साथ आपका मुआहदा होता है 20-25 साल का, उसके पास फाइनेंसिंग का फुल सपोर्ट होता है, उसको कंसेशनल अक्सर रेट्स मिलते हैं। अगर तो कोई पेमेंट मिस होती है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। अगर किसी टाइम पे उसका प्लांट अवेलेबल हो लेकिन ग्रिड ना अवेलेबल हो तो वो भी उसको कॉम्पनसेट किया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी गारंटीज़ है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सॉवरेन गारंटी है, जिसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये गारंटी किया हुआ है कि ये मैं आपको पैसे एट दैट टाइम आपको हम वापस करेंगे या जब ज़रूरत होगी तो करेंगे। और बिकॉज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट तो ज़ाहिर है जो इन्वेस्टमेंट है वो 20-25 साल पे डिवाइड होती है। अब इधर क्या कह रहे हैं? इधर कह रहे हैं कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो 5 साल का होगा,
इन्वेस्टमेंट भी सारी आपकी होगी, पावर हमारी मर्जी होगी, हमने लेनी है तो लेंगे, नहीं लेंगे नहीं। अगर फॉर एग्जांपल लाइट चली गई तो आपकी नेट मीटरिंग का जो भी बेनिफिट है वो तो ज़ाया हो रहा है, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी सारी आपकी है, इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि 5 साल बाद मैं लूँगा कि नहीं लूँगा, किस तरह से होगा। अच्छा, ज़मीन भी आपकी अपनी है, जबकि आप IPPs को अक्सर देखते हैं तो उनको कंसेशनल रेट पे ज़मीन भी दी जाती है, प्रॉपर्टी भी आपकी है, सारा कुछ आपका है। तो इसलिए इसको कहेंगे कि इसको ज़्यादती के ज़ुमरे में शामिल करेंगे। आपके जो टैरिफ के अंदर O&M का कोई कंपोनेंट नहीं डाला गया है कि O&M, क्योंकि वो भी आपने खुद करना है, रिप्लेसमेंट पार्ट्स, ये सारी चीज़ें को मसले मसाइल होते हैं, इंश्योरेंस लेनी है वो भी आपने खुद लेनी है। तो एक तरफ कहना कि मैं क्योंकि IPP को 9 रुपये दे रहा हूँ या 10 रुपये दे रहा हूँ तो इसलिए मैं एक सारिफ को भी 10 रुपये ही दूंगा, तो ये ज़्यादती है, क्योंकि वो बेस कंपैरिजन सही नहीं है। लेकिन अब ये पॉलिसी आई है तो अब इस वक्त जो नज़र आ रहा है ना, वही नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग से जो चेंज करके इस तरह किया जाए कि किसी का ज़ीरो बिल ना हो सके। तो एक तो ये हो गया कि आपके जो अब यानी इसका मतलब क्या हुआ कि देखें, आपका जो यूनिट परचेज हो रहा है वो 50 रुपये का है, हाँ, टैक्सेस वगैरह मिला के एक एवरेज पकड़ लें, 40-45 से शुरू होता है, फिर टैक्सेस वगैरह मिला के 50, बल्कि कुछ केसेस में 50 से ऊपर भी 60 तक भी चला जाता है। और जो यूनिट वापस जा रहा है वो 10 या 12 रुपये पे एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो आप समझ लें 1:5 का रेशियो हो गया। यानी आपने अगर 1000 यूनिट्स आपके घर में कंजम्पशन है एवरेज, तो उसमें से दिन के टाइम वाले तो निकाल लेना, उस पर तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा। हाँ। लेकिन दिन में कम होता है, जिस तरह से हमने बात की, तो लेट से 250-300 यूनिट दिन के होते हैं। तो अगर आपके 800 यूनिट ऐसे हैं जो कि आप अदर देन डे लाइट आवर्स में यूज़ करते हैं, तो अब उन 800 यूनिट को काउंटर करने के लिए या उनको पकड़ने के लिए आपको तकरीबन 4000 यूनिट जो है ना आपको सोलर लगाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब 4000 यूनिट्स का आपका, अब वो मेरे ख्याल से बिलिंग के जो 2 काउंटर्स बनेंगे, हाँ। आपने इंपोर्ट कर लिया, उसका अलग बिल जनरेट हो गया, एक्सपोर्ट किया अलग बिल जनरेट। अगर बिल 0 करना है तो 1:5 की रेशियो, 1:5। आपने अगर 1000 यूनिट उनसे ले लिए तो आपको उनको 5000 यूनिट देने हैं ताकि आपका बिल जो है वो निगेट हो सके, बिल निगेट हो सके। अच्छा, ये साथ में दूसरी तरफ से भी पकड़ रहे हैं ना, साथ में वो ये कह रहे हैं कि अच्छा, अव्वल तो खैर छत ही इतनी नहीं होती, लेकिन अगर किसी घर में छत बहुत ज्यादा भी हो तो भी उस पर कह रहे हैं कि सैंक्शन लोड भी 1x का ही लगेगा। तो अब अगर आप का 5000 यूनिट आपने जनरेट करने हैं तो आपको कुछ 40 किलोवाट से 50 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है। वो अव्वल तो वो छत पे नहीं फिट होता, दूसरा वो जो है उसके ऊपर सैंक्शन लोड की जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर से निकल जाएगा। तो यहाँ तो 10 किलोवाट से ऊपर जाते हैं तो कहते हैं ट्रांसफार्मर लगाओ, अपना ट्रांसफार्मर लगाओ। तो बिल्कुल, तो बेसिकली जो इनका मकसद है वो ये है कि अब ये भी देखें, एक तरह से यानी एक नेगेटिव तरीका है सोचने का। वो कहते हैं ना कि जब छत यानी जब ऊपर हो रहे होते हैं तो 2 तरीके, या तो उसको नीचे खींच लो या फिर छत ऊपर कर दो। तो इधर जो है वो छत ऊपर करने के बजाय या उसको पॉजिटिव तरीके से लेने के बजाय वो ये है कि इसको नीचे कर दो किसी तरह से, कि सोलर तो लग रहा है तो उसकी बिलिंग इतनी कम हो जाए कि मुझे फिर भी आता रहे। मसला ये हो रहा है कि लेस्को को रेवेन्यू लॉस हो रहा है। लेस्को को रेवेन्यू लॉस ये हो रहा है कि जो कस्टमर या जो एरिया ऐसा है जहाँ पे अगर 80% लोगों ने सोलर लगा लिया है तो वहाँ से अब बिलिंग बहुत कम हो गई है। अब बिलिंग कम हो गई है तो लेस्को परेशान है। तो अब इंस्टेड ऑफ कि वो पावर लेके वो किसी ऐसी जगह पे बेचे जहाँ पे से बिलिंग हो सकती है, और हमने अभी बात की कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पावर की ज़रूरत है। आप लाहौर से थोड़ा बाहर चले जाएँ, वहाँ लोड शेडिंग है। आप किसी फार्म में चले जाएँ, किसी गांव में चले जाएँ, तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक बिजली सही से नहीं पहुँची है या सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं पहुँच रही। तो वो क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ पे रिकवरीज करनी पड़ती हैं, वहाँ पे लाइनें बिछानी पड़ती हैं, वो हम करना नहीं चाहते। तो हमने कहा ऐसा करते हैं यार, जो बेचारे एग्जिस्टिंग है ना, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट से अपनी जगह पे अपने सारे रिस्क के साथ उन्होंने सोलर लगाया है, तो उनसे भी जो है वो, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि एक बैलेंस एतदाल रखना चाहिए कि ठीक है आप रेट थोड़ा कम कर लें भाई। अगर 1:1 यूनिट का बात करते हैं ना, 1:1, तो आप 1:1 के बजाय 1:2 कर लें। हाँ एग्जैक्टली, 1:2 कर लें, 1:1.5 कर लें, 1:1.7 कर लें। आपको तो फिर भी फायदा हो रहा है ना, क्योंकि आपने अगर एक सारिफ से 2 यूनिट लिए और उसके बदले शाम में उसको 1 यूनिट दिया, तो आपने तो फिर भी फायदा किया है एज अ पावर सेक्टर। या अगर मैं बात कर दूँ, हम देखें ना, हम दुकानदारी करते हैं, यानी हम एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस करते हैं। आपने कभी ऐसा सुना है कि आपने एक चीज़ खरीदी 1 रुपये की और वो बेची आगे 5 रुपये की, या आपने खरीदी 20 रुपये की, आपने बेची 100 रुपये की? मार्केट ऐसा नहीं हो। मार्केट में एक नॉर्मल रेशियो होता है कि वो चीज़ 70-80 रुपये की खरीदी तो वो आगे 100 रुपये की बेची, जिसमें आपने ओवरहेड्स कवर किए। बिल्कुल। तो लेस्को या जो डिस्कोज हैं हमारे, वो चाहते हैं कि उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो वो ये होना चाहिए कि हम एक चीज़ 100 रुपये की खरीदें तो हम उसको आगे 500 रुपये की बेच सकें। वो 1:5 का जो रेशियो वो लेके आना चाहते हैं। तो ऐसा काउंटर पार्ट, जब आप IPP से एक
इंडिविजुअल सोलर पावर प्रोड्यूसर को देखते हैं तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं कि आप IPPs के प्लांट चले ना चलें, यू आर बाउंड टू पे देम। बिल्कुल। और एक सोलर सारिफ जो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, अपनी लैंड भी जो है वो उसको भी ऑक्यूपाई करता है, और आपकी ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर भी जो है वो आपको भी फैसिलिटेट करता है कि जी डिस्कनेक्शन बॉक्सेस भी प्रॉपरली इंगेज्ड हो और आपकी टीम आए सर्वे करके जाए कि जी आपकी ट्रांसमिशन प्रॉपर हो रही है। तो एक जब सर्विस अपने हाथ से खर्चे करता है और आपको बिजली बनाकर देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके साथ आप ऐसे इल ट्रीट करते हैं। अच्छा, अब इसका होगा क्या? इसका होगा ये, और ये हमारी बड़ी दफ़ा बात हुई है, यानी देखिए सच्ची बात यह है कि ये वाली पॉलिसी अचानक से नहीं आई है, पिछले अब साल से इस पर डिबेट हो रही है। लेकिन सच्ची बात यह है कि पिछले 1 साल से जो गवर्नमेंट है या जो पावर मिनिस्ट्री है वो मोर और लेस अपने उसी पॉइंट पे खड़े हैं कि हमने यही करना है। आप अगर पिछले मेरे ख्याल है पिछले साल से आप देख लें, 3 दफ़ा जो है ये पॉलिसी किसी ना किसी फॉर्म में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। पहले एक अजीब सी वीडियो बना दी थी कि जी जो महंगा जो क्या कहते हैं साहिब सरवत जो है वो किसी गरीब को मार रहा है, उसकी बिजली महंगी कर रहा है। वो सब स्टेटिस्टिक्स पे प्ले हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके जो फ़ायदे आप जब देखते हैं तो ओवरऑल जो फ़ायदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं वर्सेस वो जो एक स्टेटिस्टिक निकाल के ले लेते हैं कि इससे बिल में जो है ना 3 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करें जिससे 3 रुपये से कई गुना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो तो नज़र नहीं आती, बस वो एक सोलर वाली चीज़ जो है ना वो नज़र आ जाती है। तो पिछले साल से को तीसरी या चौथी दफ़ा अब ये गवर्नमेंट का अटेम्प्ट है जिसमें ये इसको लेके आए हैं। और मज़े की बात यह है कि ये 3 से 4 दफ़ा में कोई चेंज नहीं की है पॉलिसी में। यानी हमेशा हमसे बात भी करते हैं, हम उनको हमेशा मैसेज भी देते हैं, लेकिन सुन के वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है हमने आपकी बात सुन ली, लेकिन करना तो हमने वही है जो हमारी मर्ज़ी है। अब इस तरह करेंगे तो फिर आगे जाकर उनको नुकसान होगा। तो अब एक जो चीज़ है जो हम बार बार उनको कहते हैं वो ये है कि आप अगर ये करेंगे तो बैटरीज़ की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा, क्योंकि 1:5 का जब रेशो आ जाता है ना, तो एक आम कस्टमर वो भी ये कहेगा कि मैं 5 यूनिट दे के 1 यूनिट लेने के बजाय ऐसा ना करूं कि मैं 5 यूनिट में से चलो 3 यूनिट अपनी बैटरी में डाल लेता हूं, जितनी की मेरी कैपेसिटी है बैटरी ख़रीदने की उतनी बैटरी ख़रीद लेता हूं, 3 यूनिट में बैटरी में डाल देता हूं, कम से कम वो मुझे 3 के 3 वापस तो कर देगी। एग्जैक्टली। और जो बच जाएंगे जो बैटरी में नहीं जा सकते वो चलो ठीक है नेट मीटरिंग में दे दो। तो नेट मीटरिंग ख़त्म नहीं होगी, यानी ये नेट बिलिंग नेट मीटरिंग जो भी प्रोज्यूमर रेगुलेशन जो भी आए हैं ये अपनी जगह चलेंगे। लेकिन लोगों का अब जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ना वो खुद ब खुद ये होगी कि मैं बैटरी लगाना शुरू करूँ। अच्छा, और मज़े की चीज़ ये बैटरी भी सस्ती से सस्ती होती जा रही है और बेहतर से बेहतर होती जा रही है। आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले शायद 2 लिथियम आयन के ब्रांड्स थे, अब तो मेरे ख्याल है मार्केट में 100 से ऊपर लिथियम आयन की जो है ना कंपनीज अवेलेबल हैं, और वो प्राइस में भी बेहतर होते जा रहे हैं। उसको भी हमें रेगुलेट और कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन डेफिनेटली वो आपका एक जैसे जैसे मार्केट इंप्रूव होगी तो वो जिस तरह सोलर पैनल्स में इंप्रूवमेंट आई, इन्वर्टर्स में इंप्रूवमेंट आई, तो अब बैटरीज में आ रही है। तो 2-3 साल बाद ऐसा होगा कि बहुत सारे रेजिडेंशियल एरियाज़ हो गए या बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पे शायद कस्टमर इवन ये नेट बिलिंग पे वापस भी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है वो अपनी बैटरी में डाल रहे होंगे। अब जब ये हम डिस्कस करते हैं पावर सेक्टर से तो उनका कुछ इस तरह का जवाब आता है कि नहीं ये तो वैसे भी आगे जाके होना है तो बेशक हो जाए। ये तो ऐसे है जैसे फ़ोन लाइन वाले PTCL, आपको याद होता होगा एक ज़माने में एक चीज़ हुआ करती थी PTCL का फ़ोन, जो कि अब आजकल के बच्चे तो शायद मेरे ख्याल उन्होंने देखे भी नहीं है, उनको तो सिर्फ मोबाइल ही पता होता है, वो उनको पता ही नहीं है कि उठा के टुन टुन करके जो आप डायल करते थे, या उससे भी पहले वो जो घुमा घुमा के होता था। तो शायद लेस्को और जो डिस्कोज हमारे हैं वो भी इसी तरफ जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस तरफ चले जाएँ। तो ये मेरा ख्याल है मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। देखिए हमने प्राइवेटाइजेशन करनी है, हमने आगे पावर जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरह टेलीकम्युनिकेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी तरह पावर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उससे बहुत सारे फ़वाइद भी होते हैं और एक मुल्क की ग्रोथ का एक मेजर हिस्सा है। तो उसको थोड़ा बेहतर तरीके से प्लान करना चाहिए। जो सोल्यूशन दी गई है वो सोल्यूशन ऐसी सोल्यूशन है जिससे आगे जाके नुकसान होना है। आज नहीं तो 3 साल 4 साल बाद 5 साल बाद हम फिर इसी तरह बैठे बात कर रहे होंगे कि यार ये हमने क्या गलती कर दी थी, और जिस तरह IPPs लगाए थे बहुत ज़्यादा, तो इस तरह इस चीज़ को जबकि सोलर का हमें एक बड़ा अच्छा एडवांटेज मिला है, तो इंस्टेड ऑफ कि उसको हम लेवरेज करें, क्योंकि एक दफ़ा कस्टमर ने बैटरी लगा ली और उसने अपनी पावर बैटरी में स्टोर करना शुरू कर दी, तो अब वो लेस्को के से तो आउट हो गया ना। लेस्को के यानी एक कस्टमर ऐसा है जो कि पहले 1000 यूनिट आपसे ख़रीदता था, इसके बाद जब नेट मीटरिंग हुई तो वो 1000 यूनिट ख़रीद नहीं रहा था, लेकिन वो 1000 यूनिट आपके सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज हो रहे थे। अब आपने कोई स्मार्ट तरीके से उसकी प्राइसिंग इस तरह रखनी है कि ये 1:5 वाला रेशो नहीं चलेगा। कोई बेहतर अगर आप अदल पे मबनी यानी इंसाफ पसंद किस्म का कोई रेशो रखें तो वो मेरे ख्याल है 1:2 या 1.5:2 का रेशो रखते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि वो नेटवर्क जो यूनिट्स हैं वो नेटवर्क के अंदर घूमेंगे, जिससे लेस्को को फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर वो ये नहीं करेंगे और वो बैटरी की तरफ जाना शुरू कस्टमर बैटरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, तो होगा ये कि वो फिर क्योंकि जब वो एक
इलेक्ट्रॉन या एक यूनिट जो है वो सिस्टम के अंदर से गया ही नहीं, तो ज़ाहिर है लेस्को से तो फिर वो निकल जाएगा कस्टमर। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जिस तरह हमारे घरों में आजकल PTCL के कनेक्शन की अगर आप बात करें तो वो इसलिए रखा होता है, लगा होता है क्योंकि कभी अगर बहुत मसला हुआ, नेटवर्क नहीं चल रहे होंगे तो उस टाइम पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसी तरह लोग जो है वो जो ग्रिड कंपनी का कनेक्शन है उसको भी इसी तरह रखेंगे कि चलो मेहमान बहुत ज़्यादा आ गए, जब सोलर की प्रोडक्शन और बैटरी वगैरह सब खत्म हो गई तो उस टाइम पे वहाँ से ले लेंगे, वरना नॉर्मल बेसिस पे लोग जो है वो उसको प्रेफर नहीं करेंगे। अब तो ऐसे होता है कि घर में अगर PTCL का हैंडसेट पड़ा हो ना तो उसको देख के हमें रियलाइज होता है कि यार हम कितने पुराने हैं। हाँ वाकई, क्योंकि आपका अगर घर पुराना है तो अभी तक है, नए घरों में तो मेरा ख्याल है वो लगाने की तकलीफ ही नहीं करते। तो इसी तरह से कभी कभी लगता है ये बातें जो हम कर रहे हैं ये कोई अजीब सी बातें हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया बता रहे हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले चले जाएं तो सोलर के बारे में नहीं सोच सकते थे। आज जो है वो हर घर में सोलर लगता है। इसी तरह मेरा ख्याल है कि आज से 5-10 साल बाद आगे जाएंगे तो ये जो बैटरी वाली सोल्यूशन है ये हर तरफ नज़र आ रही होंगी। तो जो हमारे पावर सेक्टर है उन्होंने अपने आप को रीइमेजिन करना है, उन्होंने ये देखना है कि हम इस नई दुनिया के साथ कैसे चल सकेंगे। जो पॉलिसी दी जा रही है वो पॉलिसी यानी ज़ाहिर है अब हम तो एडवाइस ही कर सकते हैं, पॉलिसी एट द एंड ऑफ द डे पॉलिसी मेकर्स ही बनाते हैं, और हम तो अपनी तरफ से कंसिस्टेंटली ये मैसेज दे रहे हैं कि इस पॉलिसी पे आप नज़रसानी करें, इससे आगे जाके आपको नुकसान होगा। वकास भाई एक बड़ी कॉमन ये एक तो मिथ भी है ना, और उसके साथ साथ एक बड़ी सेइंग है बड़ी इंपॉर्टेंट कि इफ़ यू डोंट चेंज यू सिंक लाइक अ स्टोन। तो अगर पॉलिसी आपकी इसी तरह से तसलसल का शिकार है कि आप एक पॉलिसी बनाते हैं, बैकलैश आता है, और मैं आज की पॉलिसी से थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ, बहुत सारी फैक्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री में हमने जहाँ पर भी सोलर लगाया वो दे डिड नॉट ऑप्ट फॉर नेट मीटरिंग, क्योंकि इंडस्ट्री में अपनी एक्चुअल लोड रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, उतनी स्पेसेस नहीं होती। जितना भी सिस्टम लगा जीरो एक्सपोर्ट डिवाइसेस के साथ ही इंटरनल कंजम्पशन में कंज्यूम हो गया। जो मेरे ख्याल में जितना भी सिस्टम लगा ना, नेट मीटरिंग जब पॉलिसी फिजिबल भी थी वो एक रिबेलियन में लगा। रिबेलियन इस चीज़ का था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी से जो है वो लोग नाला थे, बिलिंग से लोग नाला थे, जिस वजह से लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये एक मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड है ये एशिया में कि इतनी रैपिड ट्रांजिशन जो है सोलर इंडस्ट्री की तरफ पाकिस्तान में हुई, तो लोगों ने लगाया। अब जो फ्यूचर फर्दर सेंटिमेंट्स जो नज़र आ रहे हैं लोगों के, अगर तो ऑन ग्रिड लगा भी होगा ना तो पीपल कीप कमिंग इन, और वो आके पूछते हैं कि यार हमारा ये 2-4 हज़ार रुपये का जो बिल आता है या 10 हज़ार का आता है ये भी नहीं आना चाहिए, बताएं पैसे कितने लगेंगे। दे नो दैट द पॉलिसी, ये जो सोलर टेक्नोलॉजी है दैट वर्क्स, सोलर ने अपना टेस्ट ऑफ टाइम पास कर लिया हुआ है एंड इट इज़ अ रिलायबल प्रोडक्ट। लोगों के ROIs जो हैं वो 2-3 साल में कंप्लीट हुए और अब दे आर वेरी हैप्पी। अब जो करंट पॉलिसी है, इन्होंने नेपरा जो प्रोज्यूमर रेगुलेशन इसका नाम दे दिया, पुरानी अबॉलिश कर दी है। इसमें ये सोलर, विंड, हाइड्रल, बायोगैस को भी ले आए। 1 किलोवाट से लेके 1 मेगावाट तक जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सारों को एक इन्होंने उसमें खड़ा कर दिया। आपका क्या ख्याल है कि इस पॉलिसी के तहत, पहले तो जो है सोलर में एक बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ें आ रही थी, ट्रांसमिशन के हवाले से बात कर रहा हूँ, आपके पास स्पेस कम है, किसी और जगह पे आप सोलर सिस्टम लगवा लें और आप कहीं पर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये वाली इस जो नई पॉलिसी आ रही है इसके तहत क्या वो चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी? अच्छा, इसमें दो चीज़ें अलग अलग हो जाएं। एक तो जो ये प्रोज्यूमर वाली पॉलिसी है ये बेसिकली नेट मीटरिंग की रिप्लेसमेंट है, तो ये तो यूनिट एक्सचेंज के तहत ही है। वो जो दूसरी चीज़ जिसकी आप बात करें उसको कहते हैं व्हीलिंग, कि एक खाली जगह पे आपने प्लांट लगाया जहाँ पे ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की और आपकी किसी और जगह पे ज़रूरत है, तो वापडा यानी इसी NTDC और इसी निज़ाम के तहत एक इस तरह का मैकेनिज़्म बनाया गया कि वहाँ से जो बिजली डाली गई है सिस्टम में वो किसी और जगह पे यूज़ करने वाली बिजली से एडजस्ट कर ली जाए। ज़ाहिर है वो एक दफ़ा बिजली आ गई है तो ऐसा तो नहीं है कि वही वाली बिजली उठ के वहाँ जाएगी, वो वहाँ इस्तेमाल हो जाएगी, उसके बदले लेस्को आपको यहाँ से दे देगा। तो इसको व्हीलिंग कहते हैं। इसके जो रेगुलेशंस है वो व्हीलिंग यानी वो इससे लिंक्ड है, लेकिन वो एक सेपरेट रेगुलेशन है व्हीलिंग। वो भी सच्ची बात है, तकरीबन कोई 2.5-3 साल 4 साल से तो वो चल रहा था, अब फाइनल स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में आया और इम्प्लीमेंटेशन उसकी बहुत ही वीक हो रही है। लेकिन वो होगा तो वो बेहतरी आएगी, उससे कम से कम लेस्को के निज़ाम में एक चीज़ होगी जो कि चलेगी। तो ये मैंने आपको व्हीलिंग का बताया। अब ये जो प्रोज्यूमर जो हमारी रेगुलेशंस हैं, अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि देखिए जो प्रोज्यूमर रेगुलेशंस हैं इसमें जितनी भी चेंजेस हैं ना, सारी की सारी सिर्फ पावर सेक्टर ने या पावर डिवीजन ने अपनी कन्वीनियंस देखी है। जो कस्टमर के फ़ायदे की चीज़ें हैं ना उसके ऊपर कोई ख़ास वो नहीं किया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे फिर से ये अब वापस आ गया कि नेपरा के पास आपने 1 किलोवाट से लेके, पहले आपको याद होगा जब 2016 में ये पॉलिसी शुरू हुई थी और तकरीबन 17-18 में कुछ कनेक्शंस लगना शुरू हुए थे, तो उस वक्त ये नेपरा के पास हर लाइसेंस जाता था।
और मुझे याद है कि वो एक शदीद बैकलॉग होता था, क्योंकि एक एक महीना 1.5 महीना लोग वेट करते थे कि नेपरा की तरफ से अप्रूवल आएगी, क्योंकि ज़ाहिर डॉक्यूमेंटेशन होती है। अब नेपरा जो इदारा है वो ये छोटे छोटे कनेक्शंस के लिए नहीं बना हुआ, नेपरा एक इदारा है जो कि बड़े कनेक्शंस के लिए बना हुआ है। तो फिर एक बड़ी अक्लमंदी की रेगुलेशन लेके आए थे कि 25 किलोवाट से नीचे के जो कनेक्शंस हैं वो लेस्को डायरेक्ट अपने लेवल पे अप्रूव करता था, और 25 से ऊपर के जो है वो नेपरा के पास जाते थे। उससे नेपरा को भी फ़ायदा था, क्योंकि नेपरा की जो वर्कलोड है वो कम हो गया था, क्योंकि वहाँ पे वो एक जनरेशन लाइसेंसेस के ऊपर एक पाइल अप हो गया था। तो अब इसको एक तो जनरेशन लाइसेंस का नाम चेंज करके उसको कंकरेंस कर दिया है, लेकिन ये जो पाइल अप हो गया है हो जाता था, तो अब इसको वापस ले आए। ये ब्यूरोक्रेसी बढ़ाने के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। नेपरा वाले भी तंग होंगे, लेस्को वाले भी तंग होंगे, और ये कोई इतनी रॉकेट साइंस है नहीं। अगर आपने चीज़, आजकल तो हर चीज़ कंप्यूटराइज डिजिटाइज है, ये सारा कुछ यहाँ से बैठे बैठे हो सकता है। तो अगेन जो पॉलिसी में चीज़ें बेहतरी लेके आनी थी वो सिर्फ अपने मतलब की चीज़ें हैं कि भाई रेट, बेसिकली मकसद ये था किसी तरह से रेट कम वो करना है, रेवेन्यू जो है ना वो डिस्कोस के लिए जनरेट करवाना है। तो वही चीज़ बस उस पर फोकस किया। अब इस किस्म की चीज़ के ऊपर नहीं फोकस किया। एक और चीज़ थी जिस पे हम हमेशा कहते थे कि जो लेस्को और जो डिविजन्स हैं ये टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं कनेक्शंस को जवाब देने में। इसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी गई। हालांकि होना ये चाहिए कि एक टाइम फ्रेम आ जाए कि 5 दिन या 10 दिन हैं इस चीज़ को अप्रूव करने के। अगर आपने अप्रूव नहीं किया तो इट शुड बी डीम्ड अप्रूव्ड। यानी ये क्या बात हुई कि जब तक जी वो सरकारी जो साहब हैं वो जब तक आके बैठेंगे नहीं अपनी कुर्सी पे और देखेंगे नहीं और उसको एक एक चीज़ को देखेंगे और पढ़ेंगे, और अब अगर वो 10 दिन लगा दें, वो 15 दिन लगा दें। ऐसा होता है कि हमारे यहाँ आप किसी डिवीजन में जाते हैं, नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो जी SDO साहब नहीं आ रहे, उनकी शादी पे गए हुए हैं, फौतगी पे गए हुए हैं, या आए हैं कोई और मसला हो गया उसमें लग गए हैं। बीच में FBR के ऑडिट्स चल रहे थे, तो जी वो लेस्को के ऊपर ऑडिट्स चल रहे हैं, तो उसकी वजह से वो उस इलाके में नेट मीटरिंग हो ही नहीं रही, क्योंकि वहाँ पे SDO सारे गायब थे। तो उन्होंने यानी जो पॉलिसी के ऊपर जो रीवर्क किया है सिर्फ अपने मतलब का किया है। जो एक्चुअल अवाम के मसले मसाइल थे, जो लोगों के साथ मसले मसाइल आते थे, उसके ऊपर तो ना पूछा है ना उस पर करने की कोशिश की है। तो इस लिहाज से भी अगर मैं कहूँ ना कि ये जो प्रोज्यूमर वाली रेगुलेशन है, यानी इसको अगर आप एज अ टीचर ग्रेड दें या एज अ इंडिविजुअल आप उसको असेस कर रहे हैं कि ये कैसी है, तो अपने मकसद बचाने में तो शायद इसको 10 में से 10 या 11-12 मिलने पड़ेंगे। लेकिन बाकी जो एक्चुअल पॉलिसीज़ के काम होते हैं कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर के मुताबिक कैसी है, जो अवाम है जिन्होंने उस पॉलिसी को इस्तेमाल करना है उनके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ लाएँ कि नहीं लाएँ। इस पॉलिसी से आगे जाके ठीक है, आपने अगर रेट बेहतर करना है तो वो भी एक चीज़ समझ में आती है कि किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अब जैसे देखें ना 1000 रुपीज़ पर किलोवाट अब फिर से चार्जेस भी वापस आ गए। हाँ जी। तो अब वो 1000 रुपीज़ पर किलोवाट चार्जेस हैं, लेट से एक 20 किलोवाट का सिस्टम है तो 20,000 रुपये हैं। अब 20,000 रुपये एक लाइसेंस की फ़ीस के जा रहे हैं। तो अगर आप किसी बैंक से बात करें या किसी भी प्राइवेट सेक्टर की चीज़ से बात करें, जब आपने फ़ीस देनी होती है तो वो आपको बड़ा प्रोटोकॉल देता है कि अगर आपने किसी मेंबरशिप क्लब में जाते हैं और अगर आपको उसको पता है कि 20,000 रुपये की फ़ीस होगी इसकी एनुअल, तो जब आप आएंगे तो बैठ के शायद आपको चाय का भी पूछेगा, सर बैठे आए बात करें। और उल्टा आप इधर निज़ाम देख लें कि इधर तो ये होगा कि हम नेपरा को कॉलें कर रहे होंगे तो जवाब नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि वो लाइसेंसेस जो है वो वहाँ जाके फंसे हुए होंगे। लेस्को जो है वो या डिस्कोस जो भी हैं, फेस्को हो गया, एस्को हो गया, वो उस एप्लीकेशन को आगे नहीं बढ़ा रहे होंगे, हालांकि फ़ीस ले रहे हैं। एक कस्टमर है जो लेट से कि थोड़ा बड़ा कस्टमर है, 75 किलोवाट का सिस्टम है या 100 किलोवाट का, किसी प्लाजे के लिए 100 किलोवाट लगाना कोई मसला नहीं है। लाख रुपए की फ़ीस है, वो फीस दे के भी पीछे पीछे भाग रहे होंगे। एग्जैक्टली। हालांकि उल्टा होना चाहिए ना, लाख रुपए की फीस आ रही है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को फ़ायदा ही हो रहा है ना, लाख रुपए वो एट द एंड ऑफ द डे, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि वो एम्प्लॉइज़ के उसमें जा रहे हैं, बट वो तो एक एक्सचेकर को फ़ायदा हो रहा है। दूसरा जो आपको नज़र आएगा ना इस पॉलिसी में, अगेन ये जो लिमिट्स जो इम्पोज की हैं, इससे आपके पास वो जो अंडर द टेबल, अनफॉर्चुनेटली देखें रियलिटी एक रियलिटी होती है। पॉलिसी तो आप एक कमरे में बैठ के बनाते हैं या एक सोच के हिसाब से बनाते हैं, एक आइडियल इन्वायरमेंट में बनाते हैं, लेकिन जो उसकी इंप्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड होती है उसको भी हमेशा नज़र में रखना चाहिए। तो जो करंट पॉलिसी है उसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह लूप होल्स एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, जो स्टाफ होता है इनका डिस्कोस का। अच्छा, इस पर जब भी हमने कंप्लेन की है तो उन्होंने कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा कोई भी मसला हो तो आप मुझे आके बताएं, मैं अभी सॉल्व कर दूंगा। लेकिन असल में मसले, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें मसले कभी कभी आए। अगर तो हर मसले पर सॉल्व करने के लिए CEO लेस्को के पास जाना पड़ेगा या नेपरा के किसी बड़े के पास जाना पड़ेगा, तो वो फिर वो नॉर्मल मसले की सोल्यूशन तो नहीं हुई ना, वो तो फिर एक्सेप्शन हो गया। तो एक्सेप्शन तो ना किसी के पास टाइम होता है, ना हर बंदे की उतनी पहुंच होती है। जिस तरह से अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वो जो आपका केस था जिसमें जब राइट अप्रोच के थ्रू करते हैं तो काम हो जाता है, लेकिन हर बंदे के पास ना अप्रोच होती है ना ज़रूरत पड़नी चाहिए। पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि चीज़ें ऑटो पे चल रही हों और बेहतर चल रही हों। तो अच्छा, ये इस पॉलिसी के बारे में ये भी बस एक फाइनल कंक्लूजन था। वकास भाई, एक वर्क फ्लो जो है जो मेरे सामने आया कि जो आपने अपना प्रोसेस जो है अप्लाई करना है डिस्को में, डिस्को के बाद एक टेक्निकल रिव्यू आएगा, टेक्निकल रिव्यू में PMT आ जाएगा कि जी आपके PMT के ऊपर 80% सैंक्शन लोड जो है वो है या नहीं है।
यहाँ पर एक बहुत बड़ा लूप होल है कि अगर वो ऑब्वियसली सोलर बहुत ज़्यादा लग गया, अगर वो ट्रांसफार्मर ओवरलोड भी हो रहा है तो आपसे पैसों की डिमांड इतनी ज़्यादा कर ली जाएगी कि आपका नेट मीटरिंग कराने का दिल नहीं किएगा। या फिर अगर कहीं वो बीच में भी सेटल डाउन करते हैं तो एक तो रिश्वत का रेट बढ़ जाएगा, हर डिस्को में बढ़ेगा। उसके बाद ये टेक्निकल रिव्यू के बाद आप वो साइनिंग करते हैं, साइनिंग करके नेपरा भेज देते हैं। नेपरा भेजा तो एक वो डिमांड ड्राफ्ट लगा साथ, और नेपरा गया, एक वो टाइम लैग आ गया, वहाँ से वो लाइसेंस बन के आएगा, फिर यहाँ पे एमएनटी मीटर के इंस्टॉलेशन, बाकी प्रोसेस सेम है। बेसिकली नेट मीटरिंग प्रोसेस के अंदर वो हेड्स और ऐड होते जा रहे हैं और पैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो जब ये एक नेट मीटरिंग का जहाँ 1.5 लाख रुपए का मोर 1.5-2 लाख का एक्सपेंस आता था, अब वही उठ के 3 लाख पे चला जाएगा तो ये फिजिबल रहेगी गिवन द फैक्ट कि वो रेट्स भी नीचे आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यानी एग्जैक्टली यही वाला पॉइंट मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है ना, ये पॉलिसी को पूरी तरह थिंक थ्रू नहीं किया गया। पॉलिसी मेकर का फोकस सिर्फ एक था कि किसी तरह से मैं पैसे अपने पूरे कर लूँ या मैं अपना रेवेन्यू लॉस रोक लूँ। उस चक्कर में उस पॉलिसी मेकर ने या पॉलिसी मेकर्स ने बाकी चीज़ों को इग्नोर किया है, अपने वाले पॉइंट को कवर किया है, उसको भी सही से नहीं कवर किया। उसमें भी जो है ना वो बैटरी की तरफ जाएंगे, नुकसान होगा, और जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जो मुश्किल प्रोसेस था उसको और मुश्किल कर दिया है। जिधर मौका था ये जो क्या कहते हैं इसको, अंडर द टेबल का ही वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, जो अंडर द टेबल पेमेंट्स का एक मौका था, जो कि हमें किसी तरह से पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि उसके मौके ख़त्म हो जाएं, लेकिन वो मौके हमने और खोल दिए हैं भाई, हमने अपनी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करके। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें डिजिटाइज्ड होती हैं, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल हो सकता है, होना चाहिए। ये जो AMR मीटर्स वगैरह का जो काम चल रहा है, हर लेवल पर डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है, इसको बेहतर तरीके से करके ये काफ़ी सारी चीज़ें, ये लिटरली स्पीकिंग बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, बल्कि हम PSA की तरफ से इस तरह की चीज़ें पब्लिश भी करेंगे इंशाल्लाह, कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिसमें नेट मीटरिंग की एप्लीकेशन घंटों नहीं तो दिनों में तो हो ही जाती है, यानी 2 से 3 दिन मैक्सिमम, वरना चंद घंटे भी उसमें ये एप्लीकेशन प्रोसेस होकर पूरी चली जाती है, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन होती है। पाकिस्तान में करंटली मेरा ख्याल है एवरेज जो हम कस्टमर को बताते हैं 4 से 6 हफ्ते कहते हैं, और 8 से 10 हफ्ते भी लग सकते हैं अगर आपका कोई एक आध और चीज़ भी आ गई, सैंक्शन लोड, ये मेरा ख्याल है अब बढ़ के तकरीबन 3 महीने पे चला जाएगा। तो होगा ये कि वो जो कस्टमर्स हैं ना, वो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ख्वारी भी बढ़ जाएगी, टाइम भी बढ़ जाएगा, और रेट भी कम हो गया है। तो वही जो आपने सवाल पूछा कि फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसको रिकन्सिडर करेंगे। आज 2025 दिसंबर में तो शायद लगता है कि फिर भी ये वाली जो प्रोज्यूमर वाली जो रेगुलेशन है, या नेट बिलिंग जो भी, नेट मीटरिंग जो भी आप उसको कहें, उसमें रहना अभी भी फ़ायदेमंद है। लेकिन जैसे जैसे बैटरी की प्राइस और कम जाएगी साल में 2 साल में, और टेक्नोलॉजी थोड़ी और इम्प्रूव होगी और इन्वर्टर्स थोड़े और बेहतर हो जाएंगे इस चीज़ को जो मैनेज करने में है, तो आप देखेंगे कि लोग जो है वो, बहुत सारे लोग, हमें जिस तरह फैक्ट्रियों में है ना कि जो बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें लोड ज़्यादा होता है, तो अक्सर लोग कहते हैं नेट मीटरिंग में हम नहीं इंटरेस्टेड, बस सिस्टम हमें लगा के दें, ऑनलाइन ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं, लेकिन कर्टेलमेंट करके उसको वो चला रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि ठीक है नेट मीटरिंग की ज़रूरत नहीं है, और इवेंचुअली लोग जो है वो पावर सेक्टर को छोड़ना चाहते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये जो चीज़ है ना, और ये जो पॉलिसी है ये इस तरफ फर्दर वो करेगी। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर किसी कस्टमर को इस वक्त पूछे ना कि आपका जो पेस्को हो, चाहे वो गैपको हो, चाहे वो मैपको हो, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो कराची वाले, अगर उससे पूछेंगे यार आपकी फेवरेट कंपनीज में से क्या आपकी पावर कंपनी आती है कि नहीं आती, कभी भी नहीं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी वो खाने पीने के ब्रांड्स के नाम ले लेंगे, बैंक्स का नाम ले लेंगे जिसमें उनको सर्विस अच्छी मिलती है, जिसमें उनको प्रोटोकॉल मिलता है, जिसमें उनको एक फीलिंग आती है कि वो एक प्रीमियम वो कर रहे हैं। लेकिन जो डिस्कोज हैं या जो पावर सप्लायर्स हैं वो शायद लिस्ट के सबसे नीचे वाले सेक्शन में होंगे। तो एक PR भी होती है ना, ज़ाहिर है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस है, तो वो अगर अपने कस्टमर को खुश नहीं करेंगे और इस तरह की पॉलिसीज़ बना के उसको और नाराज़ करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे, कस्टमर का भी नुकसान करेंगे, और इवेंचुअली अब कस्टमर के पास एक चॉइस आ गई है। पहले ये चॉइस नहीं होती थी, पहले ये वन वे चल जाता था, अब कस्टमर के पास चॉइस आ गई। कस्टमर के पास चॉइस ये आ गई है कि वो अपना सोलर लगाए, ऑफ ग्रिड अपनी बैटरी लगाए, और अपने आप को, मैं ऑफ ग्रिड का वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन मोस्टली मोस्टली ऑफ ग्रिड। हाँ। अच्छा, ये अब फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, मैं एक अपना थोड़ा सा एक छोटा सा इनपुट देना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में देखें, चाइना में, जर्मनी में, यूरोप में इतनी ज़्यादा सरप्लस एनर्जी है कि वो अपनी आवाम को 3 दिन 4 दिन के लिए एनर्जी फ्री देते हैं, प्लस अगर परचेज़ करनी है तो वो आपको बिल्कुल मिनिमम रेट्स पे देते हैं। काउंटर पार्ट में पाकिस्तान में देख लें तो किसी एक इंडस्ट्री पे जितना बड़ा सोलर लगा हुआ है शायद उससे एक पूरी हाउसिंग सोसाइटी चल जाती है। तो बजाय इसके कि इंडस्ट्री को सब्सिडाइज़ कर दें, सरप्लस एनर्जी आपके पास है, एनर्जी को अच्छे जो रेट्स पे इंडस्ट्री को दिया जाए ताकि इंडस्ट्री सोलर की तरफ ना जाए, अडॉप्शन ना करे, डिप्लॉयमेंट ना करे सोलर की, वो
एक उसका नया प्लांट इस्टेब्लिश कर ले उसी इन्वेस्टमेंट का, लेकिन इस पॉलिसी को कंसिडर नहीं किया जाता। उसके काउंटर पार्ट पे अब ये एक रिजिडनेस भी है कि नहीं जी होना तो ऐसे ही है, कंज्यूमर ने ऑफ ग्रिड जाना तो चला जाए। तो मेरे ख्याल से इस रिबेलियन में भी जो है वो अब एक नया रेवोल्यूशन आएगा और वो आएगा बैटरी का। आपका क्या टेक है इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक मैं 100% एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि क्योंकि कस्टमर तंग है। देखिए ना, सोलर की रेवोल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी, लोगों का एफर्ट, ये सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर, अंडरलाइंग फैक्टर है, वो ये है कि महंगी बिजली अनरिलायबल मिलती थी हमारे ग्रिड से। आज भी पाकिस्तान का बिजनेसमैन है, देखिए अगर आपकी एक फैक्ट्री है कपड़े बनाने की, ये स्वेटर बनाने की फैक्ट्री है, तो जो अमेरिका में फैक्ट्री होगी, जो चाइना में फैक्ट्री होगी, जो वियतनाम में फैक्ट्री होगी, जो इंडिया में फैक्ट्री होगी, जो श्रीलंका में फैक्ट्री होगी, उसके जितने भी ओनर्स होंगे ना, उनका एक ही मकसद होगा कि इस स्वेटर को कैसे मैं बेहतर तरीके से बना सकता हूँ, सस्ता कर सकता हूँ, जल्दी प्रोडक्शन हो सकती है। लेकिन जो पाकिस्तानी फैक्ट्री होगी ना, उसमें एक बंदा ये काम कर रहा होगा, लेकिन एक बंदा काम कर रहा होगा कि एफबीआर से मैंने कैसे निपटना है। एक बंदा जो है ना वो बेचारा इस काम में लगा होगा कि मैंने पावर का क्या करना है। कभी वो बेचारा फर्नेस ऑयल का प्लांट मंगवा रहा होता है, कभी वो अपनी सीएनजी की वो सेटिंग कर रहा होता है, कभी वो ये कंपेयर कर रहा होता है कि आजकल डीजल का बिल ज़्यादा आता है या गैस का बिल ज़्यादा आता है, तो वो उसको यानी उसको अपना एक पावर सेक्टर की एक्सपर्टीज़ भी चाहिए होती है। तो जाहिर है जब वो इस चीज़ पे फोकस कर रहा होता है, जो कि उसका काम होना भी नहीं चाहिए, और जो श्रीलंका में फैक्ट्री है उसने 100% फोकस स्वेटर बनाने पे करना है, तो फिर आखिर में कॉस्ट को तो मैं सोच भी नहीं रहा, कौन जीतेगा? जो बंदा हर वक्त ये सोचता रहता है कि मैं इस स्वेटर को कैसे बनाऊंगा, या वो बंदा जीतेगा जो कि कभी कभी सोचता है कि मैं स्वेटर कैसे बनाऊंगा, लेकिन ज़्यादातर बेचारा वो ये सोच रहा होता है कि मैंने आज पावर कहाँ से पैदा करनी है, क्योंकि वापडा तो आ नहीं रही है, जो लाइन से जो है वो पावर आ नहीं रही, तो मैं इसको किस तरह से अपनी पावर की रिक्वायरमेंट को बेहतर तरीके से सर्विस कर सकता हूँ। तो जाहिर है ये एक डिसएडवांटेज है, कॉस्ट इसके अलावा है, कॉस्ट तो बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। तो इसलिए वो सोलर की तरफ भी जा रहे हैं, इसलिए वो बैटरी की तरफ भी जा रहे हैं, और जो चीज़ें उनको नज़र आ रही हैं वो जाएंगे, बगास, ये वो जो भी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है वो शदीद डिस्ट्रैक्टेड रहता है अपने काम से हट के, क्योंकि जो दूसरे लोग जिन्होंने अपना काम करना होता है वो अपना काम कर नहीं रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि दिस इज़ समथिंग जो कि पावर सेक्टर को, आई थिंक ओवरऑल एक हमारी निज़ाम हुकूमत को इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, लेकिन पावर सेक्टर तो ख़ास, क्योंकि एनर्जी का बड़ा एक इम्पैक्ट है किसी भी प्रोडक्शन फैसिलिटी में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। वकास मूसा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप आज आए हैं, स्पेशली आपने हमें एनलाइटन किया है। नेट मीटरिंग के हवाले से बहुत सारे शक व शुबहात थे, उबहाम थे, वो दूर हो गए हैं, और अब हमें एक ना क्लियर वे फॉरवर्ड नज़र आ रहा है कि हमने आगे क्या करना है एंड व्हाट वी शुड लुक फॉर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आपके सामने अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो तो यहाँ है, अरबाब इख्तियार जो है ये उन्होंने सोचना है। ये जो पॉलिसी आई है नई नेट मीटरिंग की, 7 साल का लाइसेंस 5 साल पे करने जा रहे हैं, यूनिट रेट्स भी चेंज हो रहे हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर को जो है इस पर वो थोड़ा सा वो भी बैकलैश आएगा, जो यूनिट के बदले यूनिट एक्सचेंज होता था वो अब 27 रुपये या 25 रुपये पे क्रेडिट हुआ करेगा। जो नया कंज्यूमर है उसके लिए अगर वो नेट मीटरिंग लगवाता है तो 10 रुपये में अपनी एक्सपोर्ट जो है वो कर पाएगा। बिलिंग काउंटर्स 2 बन रहे हैं। इंपोर्ट जब आप वापडा से बिल करेंगे, वापडा से बिजली ले रहे होंगे, उसका बिल अलहदा बनेगा, एक्सपोर्ट का जो है बिल अलहदा बनने जा रहा है। आपका जो ट्रांसफार्मर है उसको आपने ध्यान रखना, अगर 80% सैंक्शन लोड हो गया हुआ है तो उसके ऊपर आप नेट मीटर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और केसेस डिस्कोस की बजाय नेपरा में मूव करने जा रहे हैं सारा कुछ। वकास आपका बहुत शुक्रिया, आज आए हैं, उन्होंने हमें एनलाइटन किया है सारी चीज़ों से, हमारी नॉलेज में भी इजाफा हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके भी बहुत सारे सवालात का जवाब मिल गया होगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी नए गेस्ट के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।